एक साधारण मजदूर हूँ। मेरा नाम राकेश है। मैं हमेशा से अपने काम और ईमानदारी को ही अपनी जिंदगी का आधार मानता रहा हूँ। मेरी शादी भी बड़े बुजुर्गों के कहने पर हुई थी। मेरी बीवी गीता बहुत भली और देवी देवताओं को मानने वाली औरत थी, पर एक दिन अचानक उसे एक खतरनाक बीमारी एड्स हो गई। मैं घबरा गया और मेरे मन में शक की लहर दौड़ गई कि कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया है। घर वालों ने भी मेरे कान भरे। तेरी औरत का चरित्र खराब है। इसी भ्रम और दबाव के कारण मैंने उसको घर से निकाल दिया। वो आंसू बहाते हुए अपने घर चली गई। मैंने भी कभी उसकी सुध नहीं ली। 5 साल बीत गए। मैंने सोचा कि शायद अब वो जिंदा भी नहीं होगी, लेकिन एक दिन जब मैं बाजार में था तो अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी और मेरे होश उड़ गए। मैंने उसका पीछा किया और उस जगह तक गया जहां वो जा रही थी। जब उस जगह के पास बना मंदिर देखा तो मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि जिस औरत को मैं देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी गीता थी। मैं अंदर से बहुत बेचैन था। उसका चलना, उसकी बातें, उसका व्यवहार देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे पास केवल एक ही रास्ता था, उसको देखना कि वो कहाँ जाती है। और जब मैंने देखा कि वो कहाँ जाती है तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। एक पति होकर अपनी पत्नी को इस हाल में देखना कितना दुखदाई होता है, ये केवल वही जान सकता है जिसके साथ ऐसा हो रहा हो। मैं उस जगह में घुस गया जहां वो गई थी। सामने जो दृश्य था उसने मुझे बुरी तरह हिला दिया। जब मैंने उसे सिर से पैर तक देखा तो मैं अवाक रह गया, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर। दोस्तों, मेरी पत्नी गीता एक अच्छी और पवित्र औरत थी। वो हमेशा भगवान की पूजा में लगी रहती थी। उसकी अच्छाई और नेकी की बातें दूर दूर तक फैली हुई थीं। हमारे इलाके में जब भी किसी अच्छी औरत की मिसाल दी जाती तो गीता का नाम जरूर आता था। हमने उसके घर रिश्ता भेजा और उसके माँ बाप ने खुशी से अपनी बेटी हमें दे दी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था कि मुझे इतनी अच्छी और पवित्र पत्नी मिली जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। शादी के बाद गीता हमारे घर आई। गांव का हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं है। 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और बाहर खेतों की हरियाली। माँ और मेरी 2 छोटी बहनें राधा और मीना भी साथ रहती हैं। पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था, इसलिए घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैं दिन भर खेतों में काम करता और गीता ने आते ही घर को संभाल लिया। गीता ऐसी थी जैसे कोई पुरानी किताबों की कहानी का किरदार। सुबह जल्दी उठकर वो मंदिर जाती, छोटी सी पूजा करती और फिर घर के काम में जुट जाती। उसे गीता पढ़ना बहुत पसंद था। कई बार मैं उसे रसोई में काम करते हुए गीता के श्लोक दोहराते सुनता। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे गर्मी की दोपहर में ठंडा पानी पीने का सुकून। वो मेरी माँ की बहुत सेवा करती। माँ को जोड़ों का दर्द रहता था तो गीता उनके लिए गर्म पानी की थैली तैयार करती, उनके पैर दबाती। कभी कभी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो वो रात भर उनके पास बैठी रहती। मेरी बहनें भी गीता को बहुत मानती थीं। राधा तो उसे भाभी माँ कहकर बुलाती थी। मैं ये सब देखता और मन में सोचता, मैंने क्या पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। गीता कभी शिकायत नहीं करती थी। गांव का जीवन आसान नहीं होता। पानी के लिए दूर कुएं तक जाना पड़ता, लकड़ियां तोड़नी पड़ती और खेतों से लौटकर मैं कई बार थककर चिड़चिड़ा हो जाता। लेकिन गीता, वो हमेशा मुस्कुराती रहती। एक बार मैंने उससे पूछा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? ये सारा काम, ये गांव की जिंदगी, तुम्हें कभी थकान नहीं होती? वो हंसकर बोली, राकेश जी, थकान तो शरीर को होती है, मन को नहीं। और जब मन शांत हो तो हर काम आसान लगता है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगता जैसे वो कोई साधु संत हो। मैं हंसकर टाल देता, लेकिन उसकी बातें मेरे मन में गहरे तक उतर जाती थीं। शादी के कुछ महीने बीतने के बाद मैंने देखा कि गीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। पहले तो छोटी मोटी बातें थीं, कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी हल्का बुखार। मैंने सोचा मौसम बदल रहा है, शायद इसलिए। गांव में ये आम बात है। लेकिन धीरे धीरे उसकी थकान बढ़ने लगी। वो पहले की तरह चुस्त नहीं रहती थी। रसोई में काम करते वक्त वो बार बार बैठ जाती और उसका चेहरा थोड़ा पीला सा लगने लगा। मैंने एक दिन उससे कहा, गीता, तुम इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम कर लिया कर। वो मुस्कुराकर बोली, अरे कुछ नहीं, बस मौसम की मार है।
2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे। ठंडे पानी से बर्तन धोते वक्त उसके हाथ पैर कांपने लगते। मैंने कई बार कहा कि वो डॉक्टर को दिखाए, लेकिन वो टाल देती। कहती, गांव की हवा पानी में सब ठीक हो जाएगा। मुझे चिंता होने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। गांव में डॉक्टर के पास जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लोग ज्यादातर घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते हैं। मैंने भी गीता को हल्दी वाला दूध पिलाना शुरू किया और माँ ने उसे कुछ काढ़े बनाकर दिए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक सुबह जब मैं खेतों से लौटा तो देखा कि गीता बिस्तर पर पड़ी है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो इतनी कमजोर लग रही थी कि उठ भी नहीं पा रही थी। मैं घबरा गया। मैंने उसे तुरंत उठाया और गांव के छोटे से क्लिनिक में ले गया। वहां के डॉक्टर साहब ने उसे देखा और कहा, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो गई है। आपको इसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए। कुछ टेस्ट करवाने होंगे। मेरा दिल धक धक करने लगा। शहर का अस्पताल? ये तो बड़ी बात थी। गांव में लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए क्लिनिक जाते हैं, लेकिन शहर का मतलब कुछ गंभीर है। मैंने गीता को देखा। वो चुपचाप लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम शहर चलते हैं। अगले दिन मैं उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। वहां कई टेस्ट हुए, खून की जांच, कुछ मशीनों में स्कैन और न जाने क्या क्या। गीता थकी हुई थी, लेकिन उसने एक शब्द भी शिकायत का नहीं कहा। वो बस मेरी ओर देखती और हल्का सा मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हो, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। 2 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। गीता बाहर इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, राकेश जी, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन गीता को एड्स है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। एड्स? ये क्या होता है? मैंने सुना तो था, लेकिन कभी गहराई से नहीं जाना। मेरे मुंह से बस इतना निकला, ये कैसे हो सकता है? गीता तो ऐसी लड़की नहीं है। वो धार्मिक है, नेक है, उसने कभी गलत काम नहीं किया। डॉक्टर ने शांत स्वर में समझाया, राकेश जी, ये बीमारी सिर्फ गलत कामों से नहीं होती। ये असुरक्षित संबंध, संक्रमित खून या गंदे इंजेक्शन से भी हो सकती है। लेकिन अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। दवाइयों से इसकी रफ्तार को धीमा किया जा सकता है, लेकिन उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने बस इतना पूछा, कितना समय है उसके पास? डॉक्टर ने कहा, यह कहना मुश्किल है। अगर सही इलाज हो तो कई साल तक वो सामान्य जीवन जी सकती है, लेकिन उसे बहुत ध्यान रखना होगा। मैं बाहर निकला और गीता को देखा। वो कुर्सी पर बैठी थी, उसकी आंखें नीचे की ओर थीं। मैंने उसे बताया। वो चुप रही, बस उसकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। कैसे? कब? क्यों? क्या गीता ने मुझसे कुछ छुपाया? घर लौटने पर मैंने माँ और बहनों को सब बताया। मैंने सोचा था कि वो गीता का साथ देंगी, लेकिन हुआ उल्टा। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बला ले आए तुम? ऐसी बीमारियां तो गंदे लोगों को होती हैं। जरूर इसने कोई गलत काम किया होगा। राधा और मीना भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगीं। राधा ने तो कह दिया, भैया, ऐसी औरत को घर में रखना ठीक नहीं। गांव वाले क्या कहेंगे? मैं चुप रहा। मेरे मन में भी शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। गीता, वो जो गीता पढ़ती है, मंदिर जाती है, माँ की सेवा करती है, क्या वो सचमुच? नहीं, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन माँ और बहनों की बातें मेरे दिमाग में जहर की तरह घुलने लगीं। गांव में ऐसी बीमारी का नाम सुनकर लोग क्या सोचेंगे? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी इज्जत का क्या होगा? उस रात मैंने गीता से बात की। मैंने उससे सीधे पूछा, गीता, ये सब कैसे हुआ? तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? वो रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, राकेश जी, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। शायद कोई पुराना इंजेक्शन, या शायद पहले कोई छोटी सर्जरी। मैं सचमुच नहीं जानती। उसके आंसू मेरे दिल को चीर रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग माँ की बातों से भरा था। मैंने उससे कहा, गीता, तुम्हारी बातों से मेरा भरोसा नहीं हो रहा। तुम मेरे किसी काम की नहीं। वो सिसकते हुए बोली,
मुझे बस कुछ समय दो राकेश जी, मेरे आखिरी दिन तुम्हारे साथ बीते, बस यही चाहती हूँ। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मेरे मन में गुस्सा था, शक था और गांव की इज्जत का डर था। अगले दिन मैंने उसे तलाक दे दिया। वो रोती रही, मिन्नत करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। वो अपने मायके चली गई और मैं खाली आंगन में बैठा रहा, अपने फैसले पर सोचता हुआ। गीता के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। आंगन जहां वो मुझे हर शाम पानी का गिलास लाकर देती थी, अब खाली खाली सा लगता। माँ और मेरी बहनें राधा और मीना खुश थीं। माँ कहती, तूने सही किया राकेश, ऐसी औरत को घर में रखने से तो अच्छा है कि तूने उसे निकाल दिया। अब तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे। लेकिन मेरे मन को सुकून नहीं था। रात को नींद नहीं आती थी। गीता की वो आखिरी बातें, उसकी सिसकियां, उसकी मिन्नतें सब मेरे कानों में गूंजती थीं। मैंने खुद को समझाया कि जो किया वो सही था। गांव में लोग ऐसी बीमारी की बात सुनकर क्या कहते, मेरे परिवार की इज्जत का क्या होता। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि गीता ने जरूर कुछ गलत किया होगा, वरना उसे वो बीमारी कैसे होती। लेकिन कहीं न कहीं मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर भी मैंने अपने आप को खेतों में काम में डुबो लिया। दिन भर मेहनत करता ताकि रात को थकान से नींद आ जाए और गीता की यादें मुझे तंग न करें। माँ और बहनों ने मेरी दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। गांव में कई रिश्ते आए, कुछ लड़ ढाकियाओं देखने भी गया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती। कभी माँ को लड़ ढाकी का चेहरा पसंद नहीं आता, कभी राधा को लड़ ढाकी की बातें अच्छी नहीं लगती। और सच कहूं तो मेरा मन भी कहीं न कहीं अटक सा गया था। हर लड़ ढाकी में मैं गीता को ढूंढता था, लेकिन कोई गीता जैसी नहीं थी। गांव के लोग और रिश्तेदार मेरे सामने गीता का मजाक उड़ाते। मेरे दोस्त रामू और श्याम, जो खेतों में मेरे साथ काम करते थे, हंसकर कहते, राकेश तूने तो अच्छा किया जो उस औरत को छोड़ दे दिया। ऐसी बीमारी तो वही लोग पाते हैं जो गलत रास्तों पर चलते हैं। उसे उसकी गलतियों की सजा मिली। मैं चुपचाप सुनता और सिर हिलाकर उनकी बातों में शामिल हो जाता। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में एक सवाल उठता, क्या सचमुच गीता गलत थी या मैंने कुछ गलत समझ लिया। मुझे यकीन था कि गीता अब इस दुनिया में नहीं होगी। मैंने सुना था कि एड्स के मरीज ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। मैंने कभी उसकी खबर लेने की कोशिश नहीं की, न उससे न उसके मायके वालों से। मुझे लगा कि अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी याद मेरे मन में बसी थी। रात को जब मैं चारपाई पर लेटता तो उसकी आवाज, उसकी हंसी, वो तारों वाली रात, सब कुछ मेरे सामने आ जाता। 5 साल बीत गए। मैं अब भी उसी गांव में, उसी घर में, उसी खेतों में काम करता था। जिंदगी वही थी, खेत, घर और माँ बहनों की जिम्मेदारी। लेकिन कुछ तो बदल गया था। मेरे मन में एक खालीपन था जो कभी नहीं भरा। मैंने दूसरी शादी की कोशिश छोड़ दी थी। माँ अब भी कहती थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं हर बार टाल देता। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं बची थी कि मैं किसी नई शुरुआत को अपनाऊं। एक दिन मुझे गांव से कुछ दूर शहर में जाना था। माँ ने कहा कि उनकी पुरानी चूड़ियां बेचकर कुछ नया सोना खरीदना है। मैं शहर की एक बड्डी सुनार की दुकान पर गया। वहां भीड़ थी, लोग चमचमाते गहनों को देख रहे थे। मैं काउंटर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वो सादी में थी, लेकिन ऐसी सादी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। महंगी, चमकदार और उसका स्टाइल शहरों जैसा। उसके कंधे पर एक ब्रांडेड बैग लटक रहा था और वो दुकान के मालिक से सोने का एक सेट खरीदने की बात कर रही थी। उसकी आवाज सुनी तो मेरा दिल धक से रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी गीता थी। मैंने 2 बार अपनी आंखें मली। क्या ये सचमुच गीता है? वो इतनी स्वस्थ, इतनी खुशहाल, इतनी अलग कैसे हो सकती थी? मैंने सुना था कि एड्स के मरीज इतने साल नहीं जी पाते। फिर ये कैसे? मेरे पैर वहीं जम गए। मैं उसे देखता रहा। वो हंस रही थी, अपनी उंगलियों पर चमकते हीरे की अंगूठी को निहार रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन अब उसमें एक आत्मविश्वास भी था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने खुद को संभाला और चुपके से उसका पीछा करने का फैसला किया। मुझे जानना था कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है।
वो दुकान से निकली और एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी में बैठी। गाड़ी एक ड्राइवर चला रहा था। मैंने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और जितना हो सका उतना तेजी से उस गाड़ी के पीछे गया, लेकिन जल्दी ही गाड़ी मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं हांफता हुआ रुक गया। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। गीता, वो जिंदा है? इतनी खुशहाल कैसे? क्या मैंने जो सुना वो सच नहीं था? मैंने दुकान के मालिक से पूछा कि वो औरत कौन थी। उसने बताया कि वो गीता मैडम है, जो अक्सर यहाँ गहने खरीदने आती हैं। वो शहर के एक बढ़िया बंगले में रहती हैं। मैंने उससे बंगले का पता पूछ लिया। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे गीता से मिलना था, मुझे सच जानना था। अगले दिन मैं उस बंगले के सामने खड़ा था। वो एक आलीशान घर था। ऐसा घर मैंने पहले सिर्फ फिल्मों में देखा था। बद्धा सा गेट, हरियाली से भरा बगीचा और बाहर 2 गार्ड खड़े थे। मैंने एक गार्ड से कहा कि मुझे गीता से मिलना है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूं। फिर उसने अंदर फोन किया। कुछ देर बाद उसने कहा, मैडम ने बुलाया है, अंदर जाओ। मैं बंगले के अंदर गया। हॉल इतना बड़ा था कि मेरा पूरा घर उसमें समा जाए। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, सोफे पर रेशमी कवर और हर कोने में चमक। गीता वहां बैठी थी, एक साधारण लेकिन महंगी सादगी में। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन अब वो पहले वाली गीता नहीं थी। वो अब एक ऐसी औरत थी जिसे दुनिया की कोई कमी नहीं थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, गीता, तुम ठीक हो? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ राकेश जी, मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? उसकी आवाज में न गुस्सा था न दुख, बस एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने पूछा, तुम्हें वो बीमारी थी? फिर ये सब कैसे? तुम जिंदा कैसे? इतनी खुशहाल कैसे? मेरे सवालों में उलझन थी और शायद मेरी आवाज में वो शक भी झलक रहा था जो 5 साल पहले मुझे ले डूबा था। गीता ने मुझे बैठने को कहा। उसने एक गिलास पानी मंगवाया और शांत स्वर में बताना शुरू किया, राकेश जी, मुझे कभी एड्स नहीं था। वो मेडिकल रिपोर्ट किसी और मरीज की थी जो गलती से मेरे नाम पर चली गई। जब मैं मायके गई तो वहां मैंने फिर से सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। मेरी कमजोरी बस पोषण की कमी और थकान की वजह से थी। मैं स्तब्ध था। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने आगे कहा, मायके में मेरे भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने खुद को संभाला और एक नई शुरुआत की। उसी दौरान मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे अपनाया, मेरे दुख को समझा और मुझसे शादी की। आज मैं उनकी पत्नी हूँ, एक बेटे की माँ हूँ और उनकी पहली शादी की 2 बेटियों को भी अपनी तरह पाल रही हूँ। उसके शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ रहे थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? वो फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक हल्का सा दर्द था। मैंने कोशिश की थी राकेश जी। मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, लेकिन शायद वो आपको नहीं मिली। और फिर आपने तो मुझे तलाक दे दिया था। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। मैं चुप था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। उसने आगे कहा, मैं अब खुश हूं राकेश जी। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अर्जुन मुझे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। मेरे बच्चे मेरी दुनिया है। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। उसके शब्द मेरे दिल को तोड़ डाल रहे थे। मैंने उसे देखा। वो औरत जिसे मैंने कभी अपने घर की रानी समझा था, अब किसी और की दुनिया सजा रही थी। और मैं उसी गांव में, उसी खालीपन में जी रहा था। मैंने धीरे से कहा, गीता, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारी बात नहीं सुनी। वो शांत रही, फिर बोली, राकेश जी, माफी का कोई मतलब नहीं है। अब जो हुआ सो हुआ। मैंने अपनी नई जिंदगी बना ली। आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। गीता ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तुम यहां से जा सकते हो। मैं बंगले से बाहर निकला। मेरे कदम भारी थे, जैसे मेरे सीने पर कोई बोझ रख दिया गया हो। मैंने सोचा था कि गीता शायद अब इस दुनिया में नहीं होगी, लेकिन वो तो जिंदगी जी रही थी। वो जिंदगी जो मैंने उसे दे सकने की कभी सोची भी नहीं थी। और मैं उस गलती के साथ जी रहा था जो मैंने जल्दबाजी में की थी। मैंने एक ऐसी औरत को खो दिया
जो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे शक, मेरी जल्दबाजी और मेरे परिवार के दबाव ने मुझे वो फैसला लेने पर मजबूर किया जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैंने गीता पर भरोसा नहीं किया, उसकी बात नहीं सुनी, और आज वो अपनी नई जिंदगी में खुश है, जबकि मैं अपने अतीत के साये में जी रहा हूं। इस कहानी से मैंने एक बात सीखी, जल्दबाजी में लिए गए फैसले जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। शक और गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ी देती हैं। अगर मैंने उस दिन गीता की बात सुनी होती, अगर मैंने उस पर भरोसा किया होता, तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी दूसरों के लिए एक सबक बने। हर फैसले को सोच समझ कर लें, अपने रिश्तों में भरोसा और संवाद बनाए रखें। गलत सूचनाओं पर यकीन करने से पहले सच को परख लें, क्योंकि एक गलत फैसला, एक गलत शक ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर एक नई सीख दी होगी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।